शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था। आसमान में लालिमा फैल चुकी थी। गांव के लोग अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे थे, लेकिन गांव के बाहर एक ऐसा जंगल था जहां अंधेरा बाकी जगहों से पहले उतर आता था। उस जंगल के बारे में गांव में कई डरावनी कहानियां मशहूर थी। लोग कहते थे कि वहां एक रहस्यमयी औरत रहती है जो राह चलते लोगों को अपने पास बुलाती है। जो भी उसकी बातों में आ जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता था। उस दिन टप्पू अपने पिता दीपू के साथ दूसरे गांव से लौट रहा था। घर पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता उसी जंगल के किनारे से होकर गुजरता था। जैसे जैसे वे जंगल के करीब पहुंच रहे थे, दीपू का चेहरा डर से पीला पड़ता जा रहा था। टप्पू, जल्दी चलो, जंगल आ गया। क्या हुआ पिताजी? जंगल की तरफ बिल्कुल भी मत देखना और कुछ भी सुनाई दे ध्यान मत देना। लेकिन क्यों? जो कहा है वही करो। टप्पू पहली बार अपने पिता को इतना डरा हुआ देख रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस जंगल में ऐसा क्या है। दोनों तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक जंगल के भीतर से अजीब सी आवाजें आने लगी। कभी किसी औरत के रोने की आवाज, कभी किसी बच्चे के हंसने की और कभी किसी के नाम पुकारने की। दीपू, रुको। दीपू, मेरी मदद करो। ये सुनकर दीपू के कदम एक पल के लिए रुक गए। उसके माथे पर पसीना आ गया, लेकिन उसने हिम्मत करके अपनी नजरें नीचे रखी और आगे बढ़ता रहा। पिताजी, कौन बुला रहा है? मत सुनो, बस चलते रहो। तभी टप्पू की नजर जंगल के किनारे बने एक पुराने टूटे फूटे घर पर पड़ी। घर आधा झाड़ियों में छिपा हुआ था। उसकी टूटी खिड़कियों से अंधेरा झांक रहा था। टप्पू ने गौर से देखा। दरवाजे के सामने कोई बैठा था। पिताजी, वहां कोई बैठा है। मत देखो उसकी तरफ। लेकिन अब तक टप्पू की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उस आकृति का चेहरा थोड़ा साफ दिखने लगा। वो एक औरत थी। उसका आधा चेहरा लाल घूंघट से ढका हुआ था। लंबे काले बाल जमीन तक लटक रहे थे और वो बिल्कुल स्थिर बैठी हुई थी। पिताजी, वो औरत है। आंखें नीचे करो। अचानक वो औरत धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसका घूंघट हवा में हिलने लगा। फिर उसने अपना एक हाथ उठाया और इशारों से टप्पू को अपने पास बुलाने लगी। पिताजी, वो हमें बुला रही है। ये सुनते ही दीपू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांसें तेज हो गई। चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने कहा था ना, उसकी तरफ मत देखो। लेकिन वो कौन है? अब सवाल मत पूछो, भागो यहां से। दोनों पूरी ताकत से दौड़ने लगे। पीछे से हवा की आवाजें और तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। पिताजी, वो पीछे तो नहीं आ रही। पीछे मत देखना। लेकिन एक बार भी पीछे देखा तो हम दोनों नहीं बचेंगे। दोनों लगातार भागते रहे। कुछ देर बाद जब वे जंगल से काफी दूर निकल आए, तब जाकर उनकी सांस में सांस आई। गांव में आज भी लोग उस जंगल वाली औरत का नाम सुनकर कांप उठते थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि उसकी कहानी की शुरुआत कई साल पहले हुई थी। ये बात लगभग 15 साल पुरानी थी। एक सुबह गांव की कच्ची सड़क पर बैलगाड़ी के पहियों की चर चर की आवाज गूंज रही थी। बैलगाड़ी पर बैठा था रघु। रघु एक मेहनती और ईमानदार आदमी था। उसके साथ उसकी पत्नी गौरी भी बैठी थी। गौरी पूरे इलाके में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल और चेहरे पर हमेशा रहने वाली मुस्कान उसे सबसे अलग बनाती थी। रघु अपने परिवार के साथ इसी गांव में बसने आया था।
जैसे ही बैलगाड़ी गांव के चौपाल के पास पहुंची, गांव वाले उनका स्वागत करने लगे। आओ रघु बेटा, हमारे गांव में तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद मुखिया जी, उम्मीद है आप सबका प्यार मिलता रहेगा। रघु जैसा मेहनती आदमी गांव की शान बनेगा। और बहू तो साक्षात लक्ष्मी लग रही है। गौरी शर्मा कर मुस्कुरा दी। आप सबका आशीर्वाद बना रहे बस। धीरे धीरे रघु और गौरी गांव में घुल मिल गए। दिन बीतते गए। रघु खेतों में मेहनत करता और गौरी घर संभालती। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उस रात लगभग 8 बजे का समय था। चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। गांव से कुछ दूर रहने वाला एक नया अविवाहित जोड़ा जंगल के किनारे घूमने निकला था। हवा बिल्कुल शांत थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। देखो कितना सुंदर मौसम है। हाँ, लेकिन मुझे ये जंगल थोड़ा अजीब लगता है। तुम हर चीज से डर जाती हो। नहीं, सच में यहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। दोनों धीरे धीरे जंगल के अंदर की पगडंडी पर चलने लगे। कुछ समय तक सब ठीक रहा, लेकिन तभी लड़की अचानक रुक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबराकर पीछे हटने लगी। क्या हुआ? मेरा पैर। क्या हुआ पैर को? कोई मेरा पैर खींच रहा है। लड़का पहले तो चौंका, फिर नीचे देखने लगा। कौन खींच रहा है? मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बहुत बड़े बड़े नाखून हैं। क्या? लड़की अब कांपने लगी थी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि किसी ने उसकी एड़ी पकड़ रखी है। मुझे यहाँ से ले चलो। रुको, मैं देखता हूं। लड़का झुककर नीचे देखने लगा। उसने आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन वहां तो सिर्फ सूखी झाड़ियां थी। अरे पगली, यहां कोई नहीं है। लेकिन मुझे सच में महसूस हुआ। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कोई भूत पकड़कर बैठा हो। लड़का जोर जोर से हंसने लगा। तुम कहती थी कि तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगता, मैं झूठ नहीं बोल रही। और अब एक झाड़ी से डर गई। लड़की चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर डर अभी भी साफ दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि कोई उन्हें अंधेरे में छिपकर देख रहा है। तभी झाड़ियों के पीछे अचानक कुछ हिला। दोनों की नजर उसी दिशा में चली गई। वो देखो। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड तक पूरा जंगल शांत रहा। फिर अचानक झाड़ियों के भीतर से एक औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। इस बार लड़के के चेहरे का रंग भी उड़ गया। ये आवाज कैसी थी? मैंने कहा था ना यहाँ कुछ है। तभी अंधेरे में 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी, जो सीधे उन दोनों को घूर रही थी। और अगले ही पल वो आंखें तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। भागो! सुबह की पहली किरण के साथ ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। जंगल के किनारे वही नवविवाहित जोड़ा बेसुध हालत में पड़ा मिला। गांव वाले दौड़ते हुए वहां पहुंचे। दोनों के शरीर बेजान पड़े थे। उनके चेहरों पर इतना भय था, मानो मरने से पहले उन्होंने कोई भयानक चीज देखी हो। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। कुछ औरतें रोने लगी और बच्चे डरकर अपने घरों में छिप गए। हे भगवान, कल रात तो ये दोनों बिल्कुल ठीक थे। इनके चेहरे का डर देखो। आखिर इन्होंने देखा क्या था? ऐसा पहले कभी और भी हुआ था। थोड़ी ही देर में गांव के मुखिया भी वहां पहुंच गए। उन्हें देखते ही गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। मुखिया जी, आखिर वो औरत कौन है? उसका आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा।
मुखिया जी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में डर के साथ साथ पुरानी यादों का दर्द भी झलक रहा था। अब समय आ गया है कि तुम सब सच्चाई जान लो। कौन सी सच्चाई मुखिया जी? ये कहानी आज की नहीं, कई साल पुरानी है। ये कहते ही मुखिया की आंखें अतीत में खो गई। कई साल पहले ये गांव ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ हर घर में खुशियां थी। गांव के सभी लोग एक दूसरे के साथ सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। कोई किसी से बैर नहीं रखता था। लेकिन गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा मिट्टी का घर था। वहां एक दंपत्ति रहता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बस उनकी जिंदगी में एक ही कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। फिर भी पति को इस बात से कोई शिकायत नहीं थी। सुनिए, अगर भगवान ने चाहा तो एक दिन हमारे घर भी किलकारी गूंजेगी। मुझे बच्चे से ज्यादा तुम्हारी खुशी की चिंता है। तुम साथ हो, मेरे लिए वही काफी है। दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। लेकिन गांव के कुछ लोगों को उनकी खुशी रास नहीं आई। वे अक्सर पति के कान भरने लगे। अरे तेरी औरत तो तेरे कुल का नाम ही खत्म कर देगी। अरे ऐसी औरत का क्या फायदा जो तुझे वारिस तक नहीं दे सके। दूसरी शादी कर ले, अभी भी वक्त है। पहले तो पति उनकी बातें हंसकर टाल देता था। अरे बस करो, मेरी पत्नी में कोई कमी नहीं है। लेकिन रोज रोज वही बातें सुनते सुनते उसके मन में जहर घुलने लगा। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। जो आदमी पहले अपनी पत्नी पर जान छिड़कता था, अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। एक दिन पत्नी ने प्यार से खाना परोसा। लीजिए, आज आपकी पसंद की दाल बनाई है। पति ने थाली की ओर देखा, फिर अचानक गुस्से में पूरी थाली उठाकर जमीन पर फेंक दी। हर दिन यही खाना, तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता। लेकिन मैंने क्या गलती की? सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम मुझे औलाद नहीं दे सकी। ये सुनकर पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कब मना किया है? ये तो भगवान की मर्जी है। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। पत्नी चुपचाप जमीन पर गिरे खाने को समेटने लगी। गांव वालों की जहरीली बातें अब किशोर के दिल में घर कर चुकी थी। वह हर दिन यही सोचता कि अगर वो अपनी पत्नी को छोड़ दे और दूसरी शादी कर ले तो शायद उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन बिना किसी कारण के वो ऐसा नहीं कर सकता था। यही बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। काश कोई ऐसा कारण मिल जाए कि मैं इसे छोड़ सकूं। सुनिए, खाना तैयार है। हाँ, मुझे तुम्हारे हाथ का कुछ नहीं खाना। इतना कहकर उसने थाली दूर फेंक दी। पत्नी चुपचाप टूटे बर्तनों को उठाने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। अब ये रोज की बात बन चुकी थी। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बता दीजिए। तुम्हारा होना ही सबसे बड़ी गलती है। पत्नी हर अपमान सहती रही। वो उम्मीद करती थी कि एक दिन सब पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक रात आधी रात का समय था। किशोर चारपाई पर लेटा हुआ छत को देख रहा था। कल इससे साफ साफ बात करूंगा, अब इसे अपने साथ नहीं रख सकता। ये सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। दूसरी तरफ उसकी पत्नी पूरी रात रोती रही। दिन बीतते गए। किशोर अब कई कई दिनों तक घर नहीं लौटता था। वो अक्सर गांव से बाहर रहने लगा। एक ऐसे ही अंधेरी रात घर के अंदर सिर्फ मिट्टी का एक छोटा सा दिया जल रहा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। तभी दरवाजा धीरे धीरे चरमराया। एक आदमी चुपके से घर के अंदर घुस आया। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पत्नी घबरा गई। कौन है? चिल्लाने की कोशिश मत करना। बाहर निकल जाओ, अभी निकल जाओ। वो आदमी जबरदस्ती उसके करीब आने लगा। पत्नी ने पूरी ताकत से उसका विरोध किया। मुझे छोड़ दो।
आज कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। पत्नी की चीख पूरे घर में गूंज उठी। वो किसी तरह खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही। कुछ देर बाद वो आदमी अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। लेकिन ये घटना यहीं खत्म नहीं हुई। किशोर कई दिनों तक घर नहीं लौटा। इसी बीच कुछ बुरे इरादों वाले लोग बार बार उसके घर के आसपास मंडराने लगे। रात में अक्सर घर से पत्नी की चीखें सुनाई देती, क्योंकि वो हर बार उनका विरोध करती और मदद के लिए पुकारती। लेकिन गांव ने सच जानने की कोशिश नहीं की। लोगों ने अपनी अपनी कहानियां बना ली। रोज रात उसके घर से आवाजें आती हैं। कुछ तो गड़बड़ है। लगता है किशोर की पत्नी चरित्रहीन है। हाँ, अरे तभी तो रात रात भर लोग उसके घर आते हैं। धीरे धीरे ये अफवाह पूरे गांव में फैल गई। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो औरत मदद के लिए चीख रही थी। कुछ दिनों बाद किशोर गांव लौटा। जैसे ही उसने लोगों की बातें सुनी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अरे किशोर, तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारी घर की बातें पूरे गांव में फैल चुकी है। क्या कहना चाहते हो? अरे लोग कहते हैं तुम्हारी पत्नी का चरित्र ठीक नहीं है। ये सुनते ही किशोर की मुट्ठियां भींच गई। उसकी आंखों में मानो खून उतर आया। अगर ये सच हुआ तो आज वो रहेगी या मैं। मुखिया जी की बात खत्म होते ही चौपाल पर गहरा सन्नाटा छा गया। हर कोई चुप था, लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसकी धड़कनें सबसे तेज चल रही थी। रघु। मुखिया जी की हर बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस घटना के बारे में पहले से बहुत कुछ जानता हो। नहीं नहीं, अगर सारी सच्चाई सामने आ गई तो मेरा क्या होगा? उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। मुखिया जी बोलते जा रहे थे और रघु पुरानी यादों में खोता चला गया। वो भी एक अंधेरी रात थी। किशोर कई दिनों से घर नहीं लौटा था। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। रघु दबे पांव किशोर के घर की ओर बढ़ रहा था। किशोर आज भी घर पर नहीं होगा। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। अंदर किशोर की पत्नी खड़ी थी। वो घबराई हुई थी। इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रात गहराती चली गई। इसी बीच अचानक बाहर से किसी ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। दोनों बुरी तरह घबरा गए। दरवाजा खोलो! यह आवाज सुनते ही रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। किशोर! जल्दी पीछे वाले रास्ते से निकल जाओ। रघु किसी तरह घर के पीछे से अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। कुछ ही पल बाद किशोर गुस्से में घर के अंदर घुसा। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। सच बता, अभी यहाँ कौन था? कोई नहीं था। झूठ मत बोल। किशोर ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। गुस्से और शक ने उसकी सोचने समझने की ताकत खत्म कर दी थी। मैं निर्दोष हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। अब बहुत देर हो चुकी है। उस रात गुस्से में अंधा हो चुका किशोर अपनी ही पत्नी की हत्या कर देता है। पत्नी आखिरी सांस तक अपनी बेगुनाही की गुहार लगाती रही, लेकिन किशोर का दिल नहीं पिघला। रात के अंधेरे में उसने किसी को बिना बताए अपनी पत्नी के शव को उसी घर के अंदर मिट्टी खोद कर दफना दिया। उसने सोचा अब ये राज हमेशा के लिए मिट्टी में दब जाएगा। रघु की तंद्रा टूटी। उसने देखा कि मुखिया जी अब भी सबकी ओर देख रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ मुखिया जी? मुखिया जी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। बेटा, यहीं से उस अभिशाप की शुरुआत हुई। मतलब जंगल वाली औरत की कहानी? यहीं से उस जंगल वाली औरत की कहानी शुरू हुई। मुखिया जी की कहानी सुनने के बाद
चौपाल पर बैठे सभी लोग सहम गए। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोले। रघु अपने घर लौटा। गौरी ने उसके लिए गरम गरम खाना परोस रखा था। लालटेन की हल्की रोशनी में दोनों आमने सामने बैठे थे। चलिए खाना खा लीजिए, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। आज तो बहुत भूख लगी है। रघु ने गौरी के हाथों से खाना खाया। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ। आप तो जानते ही हैं गांव में किस तरह एक एक करके शव मिल रहे हैं। हर कोई डरा हुआ है। कुछ नहीं है, लोग बेवजह डर रहे हैं। मैं बस अपने दोस्त से मिलकर आ रहा हूँ। इतना कहकर रघु फिर से घर से निकल गया। जल्दबाजी में उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो उसी जंगल वाले रास्ते पर चल पड़ा है जिससे गुजरने से गांव वाले हमेशा मना करते थे। आधी रात हो चुकी थी। चारों ओर घना अंधेरा था। सिर्फ हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। तभी रघु को अपने पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। रघु तुरंत पीछे मुड़ा, कौन है? लेकिन पीछे कोई नहीं था। वो खुद को समझाकर फिर आगे बढ़ने लगा। कुछ कदम चलते ही वही आवाज फिर सुनाई दी, इस बार पहले से ज्यादा पास। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसके बिल्कुल साथ साथ चल रहा हो। कौन है? सामने आओ। कोई जवाब नहीं आया। रघु की सांसें तेज हो गईं। तभी उसकी नजर जंगल के किनारे बने उसी पुराने घर पर पड़ी। घर के बाहर एक औरत खड़ी थी। उसने लंबा घूंघट ओढ़ रखा था। वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। तुम कौन हो? अचानक तेज हवा चली। घूंघट धीरे धीरे ऊपर उठा। रघु की आंखें डर से फैल गईं। उस औरत का चेहरा इंसानी नहीं रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। चेहरे की सड़ी हुई चमड़ी पर कीड़े रेंग रहे थे। उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। पहचान रखो। नहीं, मुझे छोड़ दो। अगले ही पल वो औरत बिजली की रफ्तार से रघु के सामने आ पहुंची। बचाओ! औरत ने अपने दोनों हाथों से रघु का गला कसकर पकड़ लिया। रघु छूटने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी ताकत उस रहस्यमयी औरत के सामने बेकार थी। मुझे माफ कर दो। अब बहुत देर हो चुकी है। कुछ ही पलों बाद रघु की दर्दनाक चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों को रघु का शव जंगल के पास मिला। उसके बाद गांव में होने वाली रहस्यमयी मौतें और अनहोनी घटनाएं धीरे धीरे बंद हो गई। लोगों ने इसे पुराने अभिशाप के अंत की तरह देखा। लेकिन रघु की पत्नी गौरी अकेली रह गई। समय बीतता गया। गांव वाले अक्सर कहते कि रघु के घर लोगों का आना जाना लगा रहता था। कोई निश्चित रूप से नहीं जानता था कि वे किस काम से आते थे, लेकिन गांव में तरह तरह की चर्चाएं होती रहती थी। समय कितना बदल जाता है। हाँ, इंसान अपने कर्मों से ही अपनी किस्मत लिखता है। कहते हैं दुनिया की रीति यही है, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है।